अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान के जो मंदूबीन हैं वहाँ यूएन में, उन्होंने क्लियरली एक डॉक्यूमेंट पेश किया उधर सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो मुख्तलिफ 5-6 रैपेटर्स हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर में रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने किस किस लेवल पर कानून की खिलाफ वर्जी की है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, और पानी के मामले को जो इस्तेमाल किया है इसके लिए बहैसियत एक हथियार, और उसको कंडेम किया। और उन्होंने कहा हमने हिंदुस्तान से बहुत से सवाल उठाए और हिंदुस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया। तो वो मामला बड़ा अहम है और ये बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान मुतहरिक हुआ है इन मामलात पर, और द इशूज बीन रेज्ड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये कहा गया कि उसको डॉक्यूमेंट बनाएं, रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएं यूएनएससी का। ना जी, इस पे इंशाल्लाह कल बात होगी। ये बैनुल अक़वामी सतह पर हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छे मुकाम पे खड़ा है, और ये यकदम नहीं होता कि आप खड़े हो जाएं। एक बड़ी तवील जिद्दोजहद के नतीजे में एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक तोहफा दिया अग्रेशन के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द वे द नेशन फॉट बैक, द वे जो जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी, हमारी आर्म फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप में और जो बाकी हमारे एयरफोर्स थी और नेवी थी, तो बड़ा जबरदस्त रहा। एनीवे, इंटरनली मामलात जो हैं वो भी अहम होते हैं। इंटरनली जो मामलात हैं उसमें हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो जनरल फैज हमीद अनप्रेसिडेंटेड आईएसआई के चीफ यानी को सजा दी जाए, वो सजा दी गई। सजा वो जब दी गई तो उसके बाद बड़ी डिबेट हुई। हमने भी यहाँ सवाल उठाया, हमने कहा जी अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब सवाल तो ये है कि सियासी जमातों ने इससे क्या नतीजा अखज़ किया है, क्योंकि जब एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं सियासत में तो अकेली तो नहीं होती, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका साथ दे रही होती है। दूसरा ये हमने कहा कि अगर ये सियासत में मुदाखलत की वजह से ये उनको सजा मिली है तो क्या फिर आईएसआई का जो विंग है पॉलिटिकल, क्या उसको बंद किया जाएगा। तीसरा हमने ये बात की कि अब इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होगा। जो ट्रायल हुई है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि ये ट्रायल अभी खत्म नहीं हुई, देयर विल बी फेज 2। उसके साथ साथ फिर इमरान खान के हवाले से भी बातचीत होती रही। उनकी बहनें जाती हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। उसके बाद डीजीआईएसपीआर ने एक बड़ी धुआंधार कॉन्फ्रेंस की, बहुत सख्त अल्फाज के इस्तेमाल। हम कहते हैं जो भी बात करे एक तहजीब के दायरे में संभल के बात करे, जो करता है उसे बाहर निकलता है। नाजरीन, आपको पता है जो भी होगा हम तो कहेंगे कि जो गलत है वो गलत है। ये बाहर उनकी बहनें निकल के बात करती हैं, जिस तरीके से ये आसिम मुनीर के हवाले से बात करती हैं, वो भी गलत है। ये तो तहजीब से और कानून से हटके चीज़ है। तो एनीवे, दोज आर ऑल दीज डिबेट। हु इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस? राना सनाउल्लाह हैं और एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो हम उनसे बात करते रहते हैं क्योंकि एक बड़ी इनकी खरी पोजीशन होती है ऑन इश्यूज, और ये सही बात करते हैं अमूमन। जबकि अगर बका का मामला हो, जैसे अभी प्रोग्राम से पहले कह रहे थे राना साहब, फिर शायद कुछ इधर उधर कर दें, नहीं तो नॉर्मली बात खरी खरी करते हैं, और बड़ी खरी खरी सजा भी इन्होंने सही है। अजब केस इन पे जब लगाया गया था, आपको मालूम है, इट वाज क्रिमिनल द वे द चार्ज वाज लेविड अगेंस्ट हिम। फिर इनके साथ जो हुआ, रान साहब बहुत कि आप हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ लाए। तो रान साहब अगर इजाजत दें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे शुरू कर लेते हैं कि जनरल फैज हमीद टॉप सिटी से शुरू हुई बात, लेकिन आपको मालूम है ये तो लंबा किस्सा है, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। तो जो उन्होंने किया वो और बहुतों ने किया, जो और बहुतों ने किया आपने उससे सफ़र किया इस दफ़ा नहीं मुख्तलिफ अदवार में। तो क्या आप कहेंगे कि जनरल फैज़ हमीद को जो सज़ा हुई उसके बाद पाकिस्तान के सियासतदान इस पर अब क्या उनको वो पुरसुकून है कि जी ये सियासत में मुदाखलत का मामला जो है इस पर सख्त पोजीशन, सख्त सज़ा के बाद अब ये मामला ख़त्म है? मेरा ख्याल है कि ये सोच या इस तरह से सोचना जो है जी ये गलत है, और इतना कम फहम किसी को होना नहीं चाहिए कि वो कोई इस तरह से सोचे। ये सज़ा और ये मुकदमा जो है इसको आप एनालाइज करें तो जो सब ने पहले किया और उसी तरह से जो फैज़ हमीद साहब ने किया उसके ऊपर ना पहलों को कोई सज़ा जज़ा हुई है
ज़हीरुल इस्लाम साहब माशाल्लाह वो अपनी रिटायरमेंट की लाइफ बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं। इसी तरह से एक दुरानी साहब होते थे, वो भी मेरा ख्याल है हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, आमीन। तो मामला ये है कि फैज़ हमीद साहब को मेरी सोच या मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो बाकी करते रहे हैं वही उन्होंने जो किया है, तो उसके ऊपर उनको कोई सज़ा नहीं हुई और ना ही कोई पूछगिछ हुई है जी। लेकिन बाकियों ने टॉप सिटी नहीं किया था, ये फैज़ हमीद साहब ने बाकियों से हट के किया। और जब हट के आप करते हैं, आप अपनी लाइन क्रॉस करते हैं, आप अपने दायरे से बाहर निकलते हैं, तो फिर पूछगिछ होती है, फिर अदारा भी आपको पूछता है और फिर दाएं बाएं से भी जो है वो आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो एक तो ये है कि पहले किसी ने शायद टॉप सिटी नहीं किया था और वो फैज़ हमीद साहब ने किया। दूसरा ये है कि अभी ये एविडेंस सामने नहीं आई, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है कोर्ट मार्शल की जो सज़ा अनाउंस हुई है, तो उसमें एक जो सेंटेंस है कि कोई सियासी सरगर्मियों के हवाले से और मुल्क में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर या कोई डिस्टर्बेंस के हवाले से जो है वो इंक्वायरी हो रही है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि शायद वो लॉन्ग मार्च जो पीटीआई ने इमरान खान साहब ने किया था, जिसको बज़ाहिर ये समझा भी गया और शायद इसकी एविडेंस भी सामने आ जाए कि वो उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है उसको रोकने के लिए या उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए किया गया था। और इसी तरह से जो 9 मई है, 9 मई भी जो है वो पहले किसी ने नहीं किया और ना ही ऐसे वाक़यात में पहले आज तक किसी ने कोई अमल दखल दिया है, भले वो हमीद गुल साहब से लेके आप आज तक आ जाएं। तो अगर इन 2 वाक़यात में, वो लॉन्ग मार्च में और 9 मई में, अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई, कोई एविडेंस जो है वो सामने आ गई, जो कि हम फिलहाल तो सुन रहे हैं, सामने तो कोई चीज़ नहीं है, अगर वो चीज़ आ गई तो दैट्स वेरी सीरियस। वो फिर फैज़ हमीद साहब को उसका तो फिर जो है वो जवाब देना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा उस चार्ज को। ये जी आप ये फरमा चुके हैं बात पहले भी, तो ये बताइएगा कि फिर आप ये कह रहे हैं और आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जहाँ तक मदाखलत का ताल्लुक होता है, मुझे याद पड़ता है कि जनरल हमीद गुल को यकदम हटा दिया गया था ओहदे से, आईएसआई के चीफ से, और उनको भेजा गया था, मेरा ख्याल है हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में भेजा जा रहा था, और ही रिजाइंड। तो उस वक्त भी की बात नहीं, उस वक्त तो यही था ना कि उनकी मुदाखलत थी सियासत में, और उस वक्त की जो वक्त की हुकूमत थी उसने भी चाहा और आर्मी चीफ ने उन्हें रिमूव कर दिया। ऐसे ही था राना साहब? नहीं, देखें, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनकी कुछ ऑफिशियल और इंस्टीट्यूशनल असाइनमेंट होती है। ठीक। अब उनके मतलब जो है वो आप बहुत तफसील और डिटेल में जाके ना तो आप बात कर सकते हैं और ना ही वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये फ़र्क होता है। एक ऑफिशियल असाइनमेंट है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आप उसके साथ साथ कोई साथ अपना एजेंडा भी चलाना शुरू कर दें तो फिर उसके ऊपर तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, ना उसके ऊपर आपको जो है वो कोई ऐसा करने देगा। तो इसलिए ये एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है, और ये फ़र्क पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जो है वो लोगों ने बहुत कुछ किया भी है, और फिर बाज़ को जो है वो सज़ाएं भी मिली हैं, पूरी दुनिया में मिली हैं। तो वो फिर जो जानने वाले लोग या हालात से वाकिफ़ लोग जो बताते हैं, तो वो यही है कि इंस्टीट्यूशनल और ऑफिशियल असाइनमेंट्स जो होती हैं उनमें ये जो उनकी कोई कुछ भी नोयत हो सकती है, वो किसी अंदाज में भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें कभी किसी को ये किसी ने इजाज़त नहीं दी कि उसमें कोई अपना पर्सनल एजेंडा शामिल कर ले। जो पर्सनल एजेंडा शामिल करेगा वो फिर जो है वो धर लिया जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। जी, बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन आपने ड्रॉ किया कि एक
असाइनमेंट दी जाती है और फिर एक आप उसको जब अपने एजेंडा साथ चलाने लग जाएं, तो इस सूरत में फिर हम ये समझे, और आपने कहा कि बड़ी क्लियरली ये पर्सनल एजेंडा अपना चला रहे थे। तो राना साहब, पर्सनल जब एजेंडा कोई चलाता है और इतने अरसे तक चलाता जाए, तो आप ये कहेंगे कि पर्सनल एजेंडा अगर कोई चला रहा है और इतने अरसे तक चलाता रहे, तो जो कमांड है फौज की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो इतनी टाइट है कि हवा भी नहीं गुजरती, मतलब दैट दिस इज आवर हिस्ट्री, थैंक गॉड फॉर दैट, कि वो डिसिप्लिन इतना सख्त है। तो जब कोई अपना एजेंडा चला रहा हो तो थोड़ी देर पता चले आप उसको हटा दें, लेकिन ये तो काफी देर तक अपना करते रहे, जो भी सिलसिले थे उस वक्त, चाहे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे आर्मी चीफ थे उस वक्त के। तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, एक ट्रस्ट लेवल होता है, और जितना किसी का लेवल, जितनी किसी की पोजीशन होती है, उसके मुताबिक ट्रस्ट होता है। ठीक। फैज़ हमीद साहब जिस मर्तबे पे, जिस पोजीशन पे रहे हैं, तो वो पोजीशन जो है वो तो इतनी ट्रस्ट वर्दी होती है कि उसके मतलब तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है, और बड़ा रेयर होता है ये, यानी 1% नहीं, मेरा ख्याल है इन थाउजेंड्स 1% होता है। तो वो जो ट्रस्ट है, जो कि उस पोजीशन को हासिल होता है, तो वो इन चीज़ों में अड़े आता है, और बाज़ औक़ात ये चीज़ें पता ही नहीं लगती। बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो है वो अनअर्थ होती नहीं है, एक्सपोज होती नहीं है, और बाज़ औक़ात जो है वो फिर हो जाती है, क्योंकि जिस अदारे का डिसिप्लिन जो है वो एग्जेम्पलरी है जी, तो उसमें चीज़ें जो है ना वो फिर आ जाती हैं नोटिस में। लेकिन वो पोजीशन का जो है वो ट्रस्ट जो है वो अक्सर औक़ात वो अड़े आता है। आपकी तो अपनी मुलाकात रही, इंटरैक्शन रहा भी जिन भी हालात में जनरल फैज़ हमीद के साथ, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे जी अबाउट हिम? देखें, मैंने जो उनको देखा, या जितनी मेरी मुलाकातें उनसे यानी इसी अंदाज में हुई कि किसी मीटिंग में या किसी ब्रीफिंग में या किसी महफिल में, बाकी तो उनके साथ मेरा कोई ऐसा तल्लुक़ नहीं था, बल्कि आई वाज ऑन लेफ्ट साइड। तो हाँ, तो बंदा जो है वो यानी अपने काम का तो बड़ा माहिर था, और चीज़ों को समझने वाला आदमी था। लेकिन बहरहाल फिर गलतियां भी तो फिर उन्हीं से होती हैं ना, जो पूरी तरह से समझ रहे होते हैं। तो बहरहाल हो सकता है कि उनसे ये दोनों वाक़यात जिनका मैंने जिक्र किया है, लॉन्ग मार्च का और 9 मई का जी, तो अगर ऐसा हुआ है या कोई एविडेंस आती है तो ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक। अच्छा, तो इससे पहले कि हम मूव ऑन टू अदर थिंग्स, तो आप फिर ये फरमाएंगे कि जो सियासत में ISI की मुदाखलत रही है मुख्तलिफ अदवार में, और जिसके हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बड़ी कैटेगोरिकली उस पर शिकायत भी की, चाहे गुजरांवाले का जलसा था नाम लेके, चाहे उसके बाद था, चाहे अभी हाल में भी उन्होंने जो फरमाया, आप कह रहे हैं कि वो उस शिकायत का जो अजाला है वो ना हुआ है ना होगा। मैं सही समझी हूं जी? देखिए, उसका अजाला यक तरफा नहीं हो सकता। अगर आप ये कहें कि एजेंसीज की मुदाखलत होती है सियासत में, तो वो मुदाखलत कैसे हो सकती है अगर सियासतदान जो है वो उसका हिस्सा ना बने? बिल्कुल जी, यू सेड इट। कभी आप बन गए, कभी मैं बन गया, तो मामला ये है कि ये तो पहले सियासतदानों को जो है ना वो बैठ के इस इशू को तय करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब हमारे खिलाफ जो है वो साजिश हो रही थी, जब हमारे खिलाफ RTS बैठाया जा रहा था, जब हमारे खिलाफ जो है वो किया जा रहा था मैनेज इलेक्शन, तो उस वक्त वो मुदाखलत तो जो है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो तो एक पेज था,
और वो तो उस वक्त कहते थे कि बाजवा साहब जैसा जर्नैल मैंने देखा ही नहीं है, बल्कि कह रहे थे कि जमहूरियत पसंद जर्नैल। बिल्कुल ऐसे ही बात है। ये तो जमहूरियत की खिदमत करने वाला जर्नैल है, और ये जमहूरियत की खिदमत हो रही है, क्योंकि उस वक्त उनके हक में हो रही थी, हमारे खिलाफ हो रही थी। और इसी तरह से अब उनको बड़ी शिकायत है और हमें शिकायत नहीं है। हम ये कहते हैं कि 1 पेज है और इस वक्त मुल्क जो है वो पूरी तरह से मजबूत भी है और तरक्की भी कर रहा है और मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो मामला ये है कि ये सियासतदानों का किया धरा है। सियासतदान टेबल पे नहीं बैठते, सियासतदान आपस में बैठ के रूल ऑफ गेम्स जो है वो तय नहीं करते। सियासतदान जो है वो मामलात को जो है वो रिजॉल्व नहीं करते। तो उसके लिए फिर मुदाखलत जो है वो फिर हर तरफ से होती है, ब्यूरोक्रेसी भी करती है, अदलिया का मुदाखलत करती है। अगर आप अदारों की बात करें तो जुडिशरी जो है सबसे ज्यादा मुदाखलत तो मेरा ख्याल उस तरफ से होती है। जी, मतलब अदलिया अपने आप को पेश करती है मुदाखलत के लिए, यानी कि अदलिया जो है वो विलिंग पार्टनर बन जाती है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना तमाम तो चीजें पार्टनरशिप होती हैं। तो राना साहब ये जो आप अभी फरमा रहे हैं कि इसमें सियासतदानों का बड़ा रोल है, तो फिर हम ये समझें कि सियासतदान जब तक के खुद एक अपने तई बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, जैसे आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात धरी की धरी रह गई थी। तो जब तक इस तरह का कोई फैसला नहीं होगा, जब तक फौज की मुदाखलत अंडरस्टैंडेबल है, एक्सपेक्टेड है और आपके कहने के मुताबिक किसी हद तक जस्टिफाइड है, एम आई करेक्ट? जी, मैं इस मामले में जो है वो सियासतदानों को कसूरवार समझता हूँ। मैं खुद सियासतदान हूँ, मैं सियासतदानों को कसूरवार समझता हूँ और सियासतदानों में से उसको ज़्यादा कसूरवार समझता हूँ जो बैठने को तैयार नहीं है, जो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी लीडरशिप जो है, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा इश्यूज को बैठ के रिजॉल्व करने पे तैयार रही है। जी, जब हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने, ही वाज देन अपोजिशन लीडर, मुकदमात बन रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बैठें और बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करें। हम हर मामले को जो है वो आपके साथ बैठ के रिजॉल्व करने को तैयार है, बावजूद इसके कि हमारे साथ धांधली हुई है। ठीक, हाँ, आपने RTS बैठा के हमारी सीटें छीन के आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, लेकिन फिर भी आप बन गए हैं, आप वज़ीर आज़म, आप वज़ीर आज़म हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जो उन्होंने जवाब दिया था वो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और रिकॉर्ड है, उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा जो है अपोजिशन को बैठने और डायलॉग की जो है वो दावत दी है उनकी सीटों पे जाके। और ये दावत जो है बाई दी अप्रूवल ऑफ द पार्टी लीडर है। ये सितंबर में थी, सितंबर की बात कर रहे हैं जी, कि मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल नहीं है, उनकी अप्रूवल है। उनकी अप्रूवल के बगैर वो ये दावत दे ही नहीं सकते थे। जी जी, ये अब सितंबर की बात कर रहे हैं जी, जब आप कह रहे हैं कि गए थे सीटों पे। नहीं, ये 30 जून को जिस दिन बजट पास हुआ, उससे पहले भी एक मरतबा मई में जब ये बयानुल मरसूस का मार्का जारी था, तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की थी अपोजिशन से कि आए बैठें। उसके बाद फिर एक दफ़ा की और उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसा करें, आप मेरे पास ना आए, मेरे पास आप नहीं आना चाहते तो आप स्पीकर ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे रोज़ आज जाते हैं आप, तो वहाँ पे मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आने को तैयार हूँ। उसका बड़ा जो है वो नेगेटिव जवाब दिया अपोजिशन ने। उमर अयूब साहब थे उस वक्त अपोजिशन लीडर। उसके बाद जब 30 जून को बजट पास हुआ तो उस दिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी सीटों पे चले गए, जाकर उनसे मुसाफा किया और उन्हें कहा कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसका भी कोई जवाब नहीं, उसका भी जवाब नहीं। रान साहब ब्रेक लेते हैं ना, बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब है, मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। राना साहब ये बताइएगा कि ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया। आई थिंक दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन क्लियर एक्नॉलेजमेंट के ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती, कि कसूरवार सभी होते हैं। तो अब जो आज की बात है, आपने कहा कि अब वन पेज पे हैं, लेकिन वन पेज से बढ़ के आगे बड़ी क्लियरली आपके जो मिनिस्टर साहब हैं डिफेंस के, उन्होंने मतवातर कहा है कि जी अब हाइब्रिड सिस्टम है हमारा। तो ये जरा एक्सप्लेन कर दें। मैं उसमें नहीं जाती कंट्रोवर्सी में, फॉर्म 47 फॉर्म 45, मेरा ख्याल है आप लोग कहते हैं वहां आरटीएस था, फॉर्म 45-7। तो अगर चलिए अभी जो हुकूमत है, तो ये हाइब्रिड के माने क्या हुए जी, क्या मतलब इसका, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं देखें बात ये है कि ख्वाजा आसफ साहब मेरे सीनियर साथी हैं, लेकिन मैं उनसे इस लफ्ज़ के ऊपर मुतफिक नहीं हूँ। ठीक। ये हाइब्रिड का जो लफ्ज़ है, इसके जो डिक्शनरी मानी है, ये है दोगला। अच्छा, वो तो हाँ, तो ये इसको मैं नहीं तस्लीम करता कि ये कोई दोगला निज़ाम है। ये बड़ा क्लियर निज़ाम है, बड़ा क्लियर है, और इसमें आप यकीन करें कि जो अंडरस्टैंडिंग है इन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट, वो बड़ी क्लियर है। उनकी अपनी हदूद है, गवर्नमेंट की अपनी हदूद है, और गवर्नमेंट की हदूद में हमेशा उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया है। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो बड़ा क्लियर हेडेड आदमी है, और मैंने तो जब भी देखा है जो बात प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है, कभी उन्होंने उस बात को जो है वो उल्टाया नहीं है। और आपको याद होगा कि ये उनके अल्फाज हैं कि जब रात को इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो फिर मैंने कोई रात 2 बजे PM प्राइम मिनिस्टर साहब से ठीक ये इजाज़त चाहिए कि हमें इजाज़त दें कि हम इसका बी फिटिंग जो है वो जवाब दें। तो इस किस्म का ये तल्लक है। तो इस तल्लक को इस लफ्ज़ से ताबीर करना कि जो है वो मैं हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स कामयाबी से इसी तरह से चल सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो उसी की वजह से जो है वो इससे पहले भी खराबियाँ होती रही हैं, और आइंदा भी अगर इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मुल्क के लिए जो है वो मुश्किलात होंगी। राना साहब, हाइब्रिड के जो माने हैं, जैसे आपने फरमाया, हाइब्रिड के माने कि चीज कोई प्योर ना हो, कोई यानी कि प्योर से मतलब कि प्योर डेमोक्रेसी नहीं है इसमें, हर हवाले से फौज भी इन्वॉल्व है और सिविलियंस भी इन्वॉल्व हैं, तो इट्स नॉट प्योर डेमोक्रेसी। ये मुनाफिकत या इसकी बात नहीं है, ये कि दोनों जो यानी कि डेमोक्रेसी में तो एग्जीक्यूटिव है इलेक्टेड, जो या जो भी पार्लियामान है, लेकिन साथ साथ उसमें फौज की भी जो है कमांड की इनपुट है। तो दिस इज व्हाट हाइब्रिड वुड लिटरली मीन। आप इस जो इसके माने हाइब्रिड नहीं हाइब्रिड की अगर मानी आप ये ले रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है जी, तो डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से प्योर कैसे होती है? डेमोक्रेसी जो है वो डायलॉग से आगे चलती है, डेडलॉक से नहीं चलती। तो ये डेडलॉक तो सियासतदानों ने पैदा किया हुआ है। ये को आपको यानी इस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ है कि आप बैठ के अपने इश्यूज को रिजॉल्व ना करें। ये प्राइम मिनिस्टर ने जब दावत दी है तो उन्हें किसी ने रोका, और दूसरी तरफ को किसी ने रोका है कि आप ना बैठें। DGISPR ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन हमें खुशी होगी कि सियासी जमातें जो है वो आपस में बात करें। सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है। तो अगर डेमोक्रेसी प्योर नहीं है तो वो फिर हमारी वजह से प्योर नहीं है, हम अपने इश्यूज को जो है वो बैठ के रिजॉल्व नहीं कर रहे।
जी, इस पर भी आते हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सेटअप है उसमें सियासतदान और जो आपकी जो कैबिनेट है उसमें पॉलिसी मेकिंग में जो फील्ड मार्शल हैं उनकी टीम है उनका इनपुट नहीं है। यानी कि क्योंकि एक तरफ तो आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं जब पुल बनता है तो वो कहते हैं इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूं आर्मी चीफ का, उन्होंने बड़ी मदद की। जब इकोनॉमी पे बात होती है तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी आर्मी चीफ का बहुत बड़ा इसमें रोल था, उन्होंने बड़ी हमारी मदद की और उन्होंने चाहे सऊदी अरेबिया से हो चाहे कहीं से मामलात को सुलझाने की बड़ी कोशिश की ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। और आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं। तो यानी हाइब्रिड का मतलब हुआ कि उनकी भी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप समझते हैं कि वो सही नहीं है? नहीं, इन्वॉल्वमेंट का लफ्ज जो है ना ये मुनासिब नहीं है। अच्छा। उनकी पॉजिटिव इनपुट जो है तो उसकी अच्छा। तो हर जगह पे जरूरत है। ठीक। यानी अगर आप कोई ब्रिज बनाते हैं और वो आपको FWO या NLC बना के देता है ठीक, तो फिर फील्ड मार्शल का शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया जाएगा? जी जी बिल्कुल ठीक। इसी तरह से बाकी मामलात में उनकी पॉजिटिव इनपुट जो है, अगर सऊदी अरब ने आपको मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफैन जो है वो डिक्लेयर किया है, आपके साथ मुआहदा किया है और उस मुआहदे की वजह से आपको हो सकता है, बल्कि होगा इंशाअल्लाह ताला, कि आपको बड़े अच्छे जो है वो इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो उसके ऊपर फिर क्यों नहीं शुक्रिया अदा किया जाएगा? तो फिर क्यों नहीं शुक्रिया अदा किया जाएगा? शुक्रिया तो फिर अदा किया जाएगा। जी। अब ये गजा में जो आपका रोल होगा या वहाँ पे फील्ड मार्शल का जो रोल होगा, तो उसके ऊपर अगर पाकिस्तान को कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, पाकिस्तान को कोई इज्जत मिलती है, तो उसका फिर शुक्रिया तो अदा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। नहीं, शुक्रिया पे तो कोई सवाल नहीं उठाता है, वो तो पॉलिसी इनपुट की बात हो रही थी। और जैसे आपने सही कहा कि अगर है तो है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के साथ गुफ्तगू को जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब बड़ी हमारे से बात कर रहे हैं, बड़ी कैंडिड, बड़ी खरी बात कर रहे हैं। राना साहब ये बताइएगा कि आपने हाल ही में मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा कि बात करने के लिए तैयार हैं हम, PTI से ज़रूर करेंगे। तो ये इनके जो मसलन एक मेजर लीडर हैं, बहुत से लीडर्स अंदर पाबंद सलासिल हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको आज ही मेरा ख्याल है ATC ने वो जो मई 9 के केस में बरी किया है। तो ये लोग मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करने का मामला कोई सामने नहीं है, क्योंकि आप लोग बात करते हैं कि जी बात करें तो वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस एक्सपीरियंस जो है उनके PTI में, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। देखिए, मैं तो किसी का नाम ही नहीं लेता है। उसकी वजह यह है कि जिसका हम नाम ले लें खत्म हो जाएगा उसका। ये जो PTI का गाली गलोच ब्रिगेड है, जो गाली गलोच ब्रिगेड है PTI का, ये इन्होंने बनाया तो था हमारे लिए, तो अब वो इनके अपने गले पड़ा हुआ है। यानी ये तो उन लोगों की इनके जो यानी दूसरे दर्जे की यानी टॉप आफ्टर टॉप लीडरशिप दूसरे दर्जे की जो क़यादत है, वो इतना घबराते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी कोई बात ना किया करें, हमारा नाम ना लें, हमारी तो ऐसी तैसी फेर देते हैं वो। तो मामला यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन अगर मैं उनके बारे में कोई बात करूंगा या वो कल को रिहा हो जाएंगे तो ये उनको ज़ीरो कर देंगे। ये उनको जो गाली गलोच ब्रिगेड जो है ये उनका हशर नशर कर देगा जी। तो ये बताएं कि हाँ जी, गाली गलोच ब्रिगेड या गाली वाली मेरे ख्याल बकना किसी को भी जेब नहीं देता, जो जिस भी ओहदे पे हो, जिस भी पार्टी में हो। आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में आपने जो कहा अभी इन हालात में जो भी बात हुई कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं या ये हैं और जो भी बातें की गई, उसके बावजूद आपने ये फरमाया कि बात करने को हम अब भी तैयार हैं। तो ये तमाम माहौल को देखते हुए एक तो ये जो मुलाकात करवाने की बात बार बार उठती है कि भाई
कोर्ट ने कहा था, जजमेंट दी थी, कोर्ट की जजमेंट है कि जी मिलने दें, फिर वो मिलने नहीं दिया जाता। तो आपने ये कहा कि जी इसलिए नहीं मिलने दिया जाता अब क्योंकि वो उनसे कहा गया था बाहर निकल के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दें, और फिर भी उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी उनकी बहन ने। ये बताइएगा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट न देना ये किसी जजमेंट में आया है कोर्ट की, या आप लोगों की अपनी मर्जी है कि ना दें? या जी नहीं देखें जी नहीं देखें, हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि आप पाकिस्तान के और रियासत के जो मफादात हैं ठीक, उनके खिलाफ आप खुदा के लिए जो है वो मेहरबानी करें, उनके खिलाफ आप हर्जा सराई ना करें, उनके खिलाफ बात ना करें। ठीक, आप ऐसी बात ना करें कि जिसको बाद में इंडियन मीडिया उठा के जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो एम्बैरसमेंट का बायस बनाए। आप जो है वो दुनिया को जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने जैसे स्टेटमेंट्स और ट्वीट ना करें आप, और इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ना जेल रूल्स में इजाज़त है, ना हाई कोर्ट के उस ऑर्डर में इजाज़त है जिसके तहत उनकी मुलाकात के मुतल्लिक़ ऑर्डर्स हुए हैं। ये बात उनको भी मालूम है, और उनको ये मुतअद्दिद बार कहा गया। जब वो इसके ऊपर नहीं अमल करते तो फिर मुलाकात रोकी गई। मुलाकात जब कोई 4 हफ्ते नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने फिर एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी वो तो खुदा ना खास्ता जो है वो उनको जो है वो कुछ कर दिया गया है। तो उसके बाद फिर उनकी बहन उज़मा खान साहबा की मुलाकात करवाई गई, और उनको भी यही रिक्वेस्ट की गई कि मेहरबानी कीजिएगा आप ये काम ना करें जिस वजह से ये फिर सारी सूरत हाल पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आगे जो उन्होंने किया, उन्होंने पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो फिर इस तरह से तो फिर क्या आप किया उन्होंने? जो है वो अगर जो है वो आप करेंगे, वो जो उन्होंने ट्वीट किया, जो उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो तो पिछले रिकॉर्ड भी सारे तोड़ दिए ना उन्होंने। यानी वो गालियां देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते, वो गालियां देते हैं। तो इसकी इजाजत फिर आप खुद समझ सकते हैं कि फिर कैसे की जा सकती है। जी, मेरा ख्याल है वो बाहर की दुनिया तो और इंडिया तो राना साहब बाद में आता है। मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर भी कुछ बदलने की जरूरत है, कल्चर हर तरफ से, कि गालम गलोच निकल के देना बात दुरुस्त है, लेकिन इस पर बात होनी चाहिए। क्या उनके किसी लीडर ने कहीं कमिटमेंट की है कि जी हम इस तरह बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे? कोई कमिटमेंट है जी कहीं किसी की तरफ से? नहीं, वो इमरान खान साहब के मतलब कोई पार्टी में और कौन है जो कमिटमेंट दे सकता है? कोई किसी की पोजीशन ही नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता। रान साहब ये बताएं कि बाकी तो बातें अपनी जगह हैं कि किसको मिलने दें और स्टेटमेंट्स देते हैं आके। ये हम देख रहे थे कि जो उनके पर्सनल फिजिशियन हैं डॉक्टर फैसल, उन्होंने तो कभी बाहर निकल के कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी, ना कभी कोई किसी किस्म की नहीं दी। तो उनको यानी कि एक ये जो बात कही जाती है कि जी उनके जो नहीं मिलने देते उनके डॉक्टर को, तो क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है ही नहीं, तो उनको भी नहीं मिलने दिया जा सकता। बहरहाल अब इसमें जितनी कम बात की जाए वही बेहतर है। लोग बाद लोग जो स्टेटमेंट नहीं देते वो भी मैसेज कैरी करते हैं। ठीक, लेकिन मामला ये है कि उनका मेडिकल वगैरह जो है वो होता है, और ही इज ऑल हेल्दी, ऑल राइट, बिल्कुल वो ठीक है, उनके वाइटल्स जो हैं वो बड़े बेहतर हैं। तो अगर जरूरत होगी तो उनका मेडिकल जो है वो उनके मर्जी के डॉक्टर से भी हो सकता है। तो आप अभी जो फरमा रहे थे कि आपको कहते हैं पीटीआई के लोग है जी हमारी बात ना करें, हम पे मुश्किल और आ जाएगी, ये सब, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई जाहिर है बातचीत है, असेंबली में होते हैं आपकी, उनसे गुफ्तगू शुनीद होती है, तो क्या आप नाजरीन को मिलते रहते हैं, सभी मिलते रहते हैं? जी, तो मैं ये कह रही थी यही कि सभी के साथ जी सर, मैं कह रही थी बिफोर वी के साथ बिल्कुल आपकी बातचीत है,
तो इससे पहले प्रोग्राम कंक्लूड करें, क्योंकि ये एक मामला हमेशा सामने रहता है और अभी जहां उनको बरी किया है शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो 4-5 इनके जो लीडर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवर हैं, उमर चीमा वगैरह, 4 को उन्होंने शायद 14 साल या कितने साल एटीसी ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। तो इस सब के बावजूद आप ये बताइए कि अगर ये बातचीत के लिए तैयार हों तो आप क्या सिनारियो देखते हैं अगले महीने में? मसलन अगर ये बातचीत करें तो व्हाट कैन चेंज इन द नेक्स्ट 1 मंथ, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स ही आपका मेन मैंडेट है। देखिए, ये जो ऑफर है ये मैंने तो नहीं की, ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की है। तो अब मैं इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा सकता, ना इसकी कोई मैं जो है वो कंडीशंस मुकर्रर कर सकता हूं कि उनके जहन में क्या था। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने कहा है तो हर मौजू पे बात हो सकती है। ठीक। और मैं समझता हूं कि सियासतदान जब बैठेंगे, जब भी बैठते हैं, तो रास्ता खुलता है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, जब भी बैठते हैं मुश्किल से मुश्किल मामलात में भी रास्ता निकल आता है। बेशक एक महज़ब तरीके से बैठते हैं तो ऐसा ही होता है। और आप ये फरमा रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने मई जून में कहा था वो अभी तक इट होल्ड्स डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स। जी, मैंने उनसे नहीं सुना, ना उन्होंने ये कोई बात की है कि मैंने जो ऑफर की थी वो उसको मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। दैट स्टैंड देयर। ये एक आखिर में सवाल उठता है कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की कि इन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान से मुलाकात तय थी और वो फिर जो मामलात हुए इस वजह से कुछ हुआ नहीं। तो ये आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे कि क्या ये इसमें कुछ हकीकत है इस ट्वीट में? नहीं, फवाद चौधरी साहब जो हमें मिले हैं, फवाद चौधरी साहब थे, एक इनके जो मौलवी साहब हैं कराची के, महमूद मौलवी, वो थे, और दूसरा थे हाँ जी महमूद मौलवी साहब, और साथ थे इनके गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जी। तो उन्होंने तो उन्होंने मेरे और एजाज सादिक साहब जो हमारे स्पीकर हैं नेशनल से, उनसे बैठ के बात की थी और उनका ये कहना था कि ये जो लाहौर में जो लोग कैद हैं ना, जिसमें चौधरी एजाज साहब हैं, अपना उमर चीमा है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर चीमा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं। तो इनका ये ख्याल था कि उन लोगों को रिलीफ दिया जाए, वो रिहा हों, और वो जो है वो कोई डायलॉग के लिए या पॉलिटिकल लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज के बैठने का जो है वो रास्ता हमवार कर सकते हैं। ये बात उन्होंने जो है वो की थी, क्योंकि बाकी लोगों का उनका ये ख्याल था कि ना हम कर सकते हैं, ना बाकी लोग जो है वो इमरान खान साहब के साथ जाके ये बात। कब मुलाकात हुई है जी आपकी? ये कोई तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले हुई है। और कुछ बना नहीं उसके बाद? उसके बाद ये चीज़ें जो है ये अंडर डिस्कशन भी हैं और शायद उनके साथ दोबारा भी मुलाकात हो, लेकिन हमारा ये असेसमेंट है कि उनके समझाने से भी वो नहीं समझेंगे। ठीक है जी, ठीक है। चले, अल्लाह बेहतर करें, मेरे लिए बेहतर करे हर हाल में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का राना साहब, बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।